तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने वाले 12th कक्षा के जो छात्र हैं और जो आर्ट्स संकाय के हैं और होम साइंस जिनका सब्जेक्ट है, खास करके लड़कियों के लिए होम साइंस सब्जेक्ट होता है, तो मेरा यह वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार नागर। आज होम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करने के लिए आए हुए हैं। छात्रों से निवेदन है कि यदि आप सचमुच ध्यान मन से पढ़ना चाहते हैं और होम साइंस की अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के पहले भाग को देखने से चूके नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक एक शब्दों को तोड़कर समझाने का प्रयास किया है ताकि छात्रों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो जो होम साइंस के छात्र हैं, जो अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, होम साइंस में अच्छी समझ पैदा करना चाहते हैं अपने आप में, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी कारगर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने प्रथम भाग से शुरू किया है। पहला सवाल है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको अंग्रेजी में हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, क्या है? सवाल को समझिए। हम यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता एक एक शब्द को तोड़कर बताएंगे, एक एक शब्द को ठीक से समझाएंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी क्या है? इसका सही जवाब देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है बीमारियों से लड़ने की शक्ति। मतलब बीमारी से जो लड़ने की शक्ति है हम लोगों के शरीर में, उसी को हम लोग कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। परिभाषा की बात करें तो मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से रोगों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यानी कि मानव के शरीर में रोगों से लड़ने के लिए जो नेचुरली हम लोगों को शक्ति मिला हुआ है, नेचुरली हम लोगों को कोई गुण मिला हुआ है, ताकि कुछ जैसे कोई भी रोग होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो हम लोग जनरली हमारा शरीर पहले कोशिश करता है कि वो खुद ही उसे नष्ट कर दे, और ऐसा होता भी है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इंग्लिश में इसी को इम्यूनिटी बोला जाता है। परिभाषा को हमने यहाँ स्पष्ट रूप से एक एक शब्दों को लिखा है। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर इस प्रश्न को लिख सकते हैं, परिभाषा को लिख सकते हैं, ताकि समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही कारगर है जो होम साइंस की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। ये हमारे वीडियो का पहला भाग है। आगे भी इस तरह हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको जानकारी सही से प्राप्त हो सके। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं हम लोग इसी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता में। रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता दो प्रकार की होती है। देखिए, अंग्रेजी में एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, हिंदी में प्राकृतिक प्रतिरक्षण बोलते हैं इसको। नेचुरल इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी को भी हम लोग दो तरह से पैदा कर सकते हैं। एक तो नेचुरली जो प्रकृति ने, नेचर ने, भगवान ने, गॉड ने हमें हमारे शरीर में दे रखा है, वह नेचुरली है ही। इसकी परिभाषा की हम लोग बात करें तो प्राकृतिक प्रतिरक्षण अर्थात नेचुरल इम्यूनिटी के अंतर्गत इसके अंतर्गत मानव शरीर में श्वेत रक्ताणु को WBC भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है इसको। तो इसके अंतर्गत मानव शरीर में श्वेत रक्ताणु जैसे एंटीबॉडी अथवा एंटीटॉक्सिन का निर्माण करते हैं। मतलब शरीर में रोगाणुओं को मारने के लिए शरीर पहले तो खुद ही एंटीबॉडी बनाता है, खुद ही एंटीटॉक्सिन बनाता है कि कोई यदि रोगाणु हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाए तो शरीर खुद प्रयास करता है, पहले खुद कोशिश करता है उसको मारने का। तो मारने वाला जो रक्ताणु है, मतलब ये भी रक्त ही है, मतलब इसको हम लोग श्वेत रक्त कोशिका भी बोलते हैं, WBC। ये खुद एंटीबॉडी बनाती है। जैसे ही शरीर में कोई बाहरी कारक प्रवेश करेगा, कोई जीवाणु प्रवेश करेगा, कोई विषाणु वायरस प्रवेश करेगा, तो WBC क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है, एंटीटॉक्सिन बनाती है उसे खत्म करने के लिए। तो ऐसे ही मतलब कह रहा है इसके अंतर्गत मानव शरीर में श्वेत रक्ताणु जैसे एंटीबॉडी अथवा एंटीटॉक्सिन का निर्माण होता है जो प्राकृतिक प्रतिरक्षक के रूप में संक्रमण से मानव शरीर की सुरक्षा करता है। संक्रमण को हम लोग अंग्रेजी में इन्फेक्शन कहते हैं। किसी भी प्रकार का शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, तो उससे जो शरीर की सुरक्षा करता है उसे एंटीबॉडी, एंटीटॉक्सिन कहते हैं। नेचुरली हम लोग के शरीर में तैयार होता है। यह कह रहा है मानव शरीर में स्वतः होने वाली एक प्रक्रिया है। इसे करने के लिए कोई बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है कृत्रिम प्रतिरक्षण। इसको अंग्रेजी में हम लोग आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल, हिंदी में कृत्रिम प्रतिरक्षण। परिभाषा की बात करें तो जब मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है, मान लीजिए कि शरीर कमजोर हो गया, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है, इस कंडीशन में क्या किया जाता है? इस कंडीशन में बाहरी प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक भी बोलते हैं, प्रतिजैविक की सहायता से शरीर में फैले रोगाणुओं का निवारण किया जाता है। निवारण करने का मतलब रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है, मारा जाता है, जिसे कृत्रिम प्रतिरक्षण या टीकाकरण भी कहा जाता है। मतलब मानव शरीर में जब प्राकृतिक रूप से रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है तब बाहरी प्रतिजैविक की सहायता से शरीर में फैले रोगाणुओं का निवारण किया जाता है, जिसे कृत्रिम प्रतिरक्षण या टीकाकरण भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। अगला दूसरा प्रश्न है पीयूष ग्रंथि। इसी को अंग्रेजी में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? सवाल देखिए, पीयूष ग्रंथि क्या है? इसका जवाब है यहाँ पर स्पष्ट देखिए, बहुत ही बढ़िया से एक एक शब्द को हमने समझाने का प्रयास किया है। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह मानव शरीर का, यानी मानव के शरीर में एक मास्टर ग्रंथि है। मास्टर का मतलब होता है मेन आदमी, मुख्य कार्यकर्ता, मास्टर ग्रंथि है। मानव शरीर के मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी का मतलब होता है जो मानव शरीर के अंदर में है, वहां हार्मोन स्रावित होता है, अंतः यानी कि अंदर स्थित है।
जिसका आकार मटर के दाने जैसा होता है, मतलब पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, इसका आकार जो होता है वो मटर के दाने जैसा होता है, जो कि यहाँ हमने मेंशन कर रखा है। देखिए कह रहा है इससे निकलने वाला हार्मोन, किससे निकलने वाला, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो होता है वो मानव शरीर की अन्य दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को की सक्रियता को उत्तेजित करता है, नियंत्रित भी करता है। कहने का मतलब हम लोगों के शरीर में जितने भी ग्रंथियां हैं अंदर में, उन ग्रंथियों की सक्रियता को बढ़ाता भी है और उसे कंट्रोल भी करता है, नियंत्रित भी करता है। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोनों काम, उसकी सक्रियता को बढ़ाता भी है और उसकी सक्रियता को नियंत्रित भी करता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल देखिए क्या है, बीसीजी क्या है। तो बीसीजी क्या है, जनरली आप लोग जानते होंगे, गांव समाज में इसके बारे में कई बार मतलब बातचीत होती है। तो देखिए बीसीजी क्या है, तो इसका स्पष्ट जवाब हमने लिख रखा है कि बीसीजी अर्थात बैसिलस कैलमेट गुएरिन। देखिए बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। एक टीका है जो तपेदिक अथवा क्षय रोग, जिसको हम लोग टीबी रोग भी कहते हैं, टीबी रोग को ही क्षय रोग भी कहा जाता है और तपेदिक भी कहा जाता है। तो बीसीजी अर्थात बैसिलस कैलमेट गुएरिन एक टीका है जो तपेदिक अथवा क्षय रोग का निवारण करता है। इसके बारे में आगे बताया जाता है कि सभी नवजात शिशुओं में जन्म के तुरंत बाद, जितने भी नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु का मतलब जिनका हाल फिलहाल जन्म हुआ हो, तो नवजात शिशुओं में जन्म के तुरंत बाद से लेकर 1 माह तक में यह टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाता है, बीसीजी का टीका। आगे हम लोग बात करते हैं मानव प्रजनन अंग क्या है। मानव प्रजनन अंग मानव संतानोत्पत्ति में सहायता करने वाले, मतलब मानव जो है अपने संतान की जो उत्पत्ति करते हैं, हम जनन करते हैं, नए जीवों को जन्म देते हैं, तो मानव संतानोत्पत्ति में सहायता करने वाले नर तथा मादा अंगों को सम्मिलित रूप से मानव प्रजनन अंग कहा जाता है। सम्मिलित रूप से मतलब एक साथ जितने भी अंग हैं जो जन्म क्रिया में सहायता करते हैं, तो सभी अंगों को एक साथ मानव प्रजनन अंग कहा जाता है। देखिए हालांकि जनन क्रिया के लिए नर तथा मादा दोनों ही आवश्यक हैं। कहने का मतलब जनन क्रिया जो है ना तो केवल अकेले नर से संभव है, ना ही केवल अकेले मादा से संभव है, दोनों आवश्यक है। लेकिन इसमें कंडीशन है, आवश्यक तो दोनों है किंतु गर्भधारण करने तथा शिशु को जन्म देने का कार्य केवल मादा ही करती है। देखिए मानव प्रजनन अंग के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, इसको समझना है विस्तार से। इसके आगे देखिए बताया गया है कि संभोग क्रिया के समय, जब मान लीजिए जब स्त्री और पुरुष फिजिकल होते हैं उस समय की बात कर रहे हैं, पुरुष का शुक्राणु मादा योनि से होते हुए उसके अंडाशय तक जाता है। मतलब पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो मादा योनि से होते हुए उसके अंडाशय तक जाता है, जहां मादा अंडाणु तथा नर शुक्राणु के मिलने से गर्भ की स्थापना होती है। जब मादा अंडाणु और नर शुक्राणु एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको हम लोग गर्भ धारण करते हैं, गर्भ की स्थापना होती है। नर प्रजनन अंगों में, अब देख लीजिए हम लोग जान लेते हैं नर प्रजनन अंगों में कौन कौन सा अंग प्रमुख है। नर प्रजनन अंगों में अंड ग्रंथि, शुक्राशय तथा शिश्न, जबकि मादा प्रजनन अंगों में डिंब ग्रंथि, डिंबवाही नलिका, अंडाशय आदि प्रमुख हैं। इसमें मादा में एक चीज और है, योनि भी मादा प्रजनन अंग का ही हिस्सा है। चलिए मानव प्रजनन अंग को हमने शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से समझाया है। इस वीडियो को रोक कर आप देख कर इसे लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगला सवाल है रजोनिवृत्ति। इसको अंग्रेजी में हम लोग मोनोपॉज कहते हैं, रजोनिवृत्ति। इसे समझते हैं, रजोनिवृत्ति क्या है। तो महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है, मासिक धर्म होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MC भी बोलते हैं। तो महिलाओं में मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने की घटना को रजोनिवृत्ति कहते हैं। मतलब महिलाओं में एक समय ऐसा आता है 45 से 50 वर्ष के बीच का एक समय ऐसा आता है कि मासिक धर्म अर्थात MC बंद हो जाती है। तो जब MC बंद हो जाती है तो इसी घटना को रजोनिवृत्ति कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मोनोपॉज भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हमने उसे लिख भी दिया है, मोनोपॉज। इसके आगे देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरल तरीके से 45 से 50 वर्ष के बीच का समय महिलाओं के लिए रजोनिवृत्ति का काल कहलाता है। मतलब 45 से 50 वर्ष की जब कोई महिला होती है तो इस समय में यही जो समय है यही रजोनिवृत्ति काल। रजोनिवृत्ति का मतलब MC का छूटना समझिए, उन चीजों को खत्म होना समझिए। एक अवस्था के बाद महिलाओं में रजोनिवृत्ति समाप्त हो जाती है, MC यानी मासिक धर्म समाप्त हो जाती है। इस दौरान लगातार 1 वर्ष तक पीरियड्स नहीं आते हैं। जब रजोनिवृत्ति का समय आता है तो लगातार 1 वर्ष तक जो है पीरियड्स यानी कि MC महिला को होता ही नहीं है। इसी को हम लोग रजोनिवृत्ति मानते हैं, इसी को विज्ञान में रजोनिवृत्ति माना जाता है। कहते हैं कि इस समय मादा हार्मोन का स्राव धीरे धीरे घटने लगता है। मतलब मादा शरीर में जो कुछ ऐसे प्रजनन हार्मोन हैं या कुछ ऐसे विशेष हार्मोन्स हैं, उसका स्राव मतलब शरीर में उसका निकलना धीरे धीरे कम होने लगता है, घटने लगता है। इससे महिलाओं के शरीर में क्या परिवर्तन, जिससे महिलाओं में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होने लगते हैं। मतलब महिलाओं के शरीर में भी परिवर्तन होने लगता है और मनोवैज्ञानिक मन से संबंधित मानसिक परिवर्तन भी उनमें होने लगते हैं।